बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आप ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित आनुवांशिकता के सिद्धांतों पर आधारित एक नए नियम की व्याख्या करेंगे। जब मेंडल ने दो तुलनात्मक लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया, दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर के उनकी आनुवांशिकता का F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में अध्ययन किया और उनके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को एक्सप्लेन किया, तो उससे संबंधित जो वंशागत का नियम निकल कर आया, जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा, द्विसंकर क्रॉस अर्थात जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया गया, इसे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीन की आनुवांशिकता भी कहते हैं। दो जीन की आनुवांशिकता भी कहते हैं और दो जीन की आनुवांशिकता से ही जो एक नया नियम ग्रेगर जॉन मेंडल लेकर आए, उस नए नियम को स्वतंत्र अपविहवन का नियम कहा जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जिस नियम को ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, वह नियम ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। जैसा नाम से ही क्लियर है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, असॉर्टमेंट, अपविहवन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ध्यान देंगे बच्चों, हमें सबको पिछले लेक्चर से ये पता होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का, पाइसम सैटिवम का चुनाव किया था। उसमें अनेक ऐसे तुलनात्मक लक्षण देखे गए जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। उनके डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म बहुत ही बेहतर तरीके से देखे गए। उन्हीं 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों में से ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को चुना और उनकी आनुवांशिकता का अध्ययन किया। तो आओ हम आप देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की व्याख्या किस प्रकार की गई, इसका क्या परिणाम आया। ध्यान देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स ऐसा क्रॉस जिसमें 2 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया जाता है, अर्थात 2 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया गया। अब हम आप बात करते हैं मटर का प्लांट, पाइसम सैटिवम, जिसके 2 लक्षणों का चुनाव किया गया। 2 लक्षण, शेप ऑफ सीड, बीज का आकार। दूसरा लक्षण कलर ऑफ सीड या कॉटिलिडन्स, बीज पत्रों का रंग। 2 लक्षण लिए गए, एक लक्षण बीज का आकार, दूसरा बीज पत्रों का रंग। आगे देखेंगे हम शेप ऑफ सीड का जो डोमिनेंट फॉर्म था वो राउंड था और इसका जो रिसेसिव फॉर्म था वो रिंकल्ड था। डोमिनेंट फॉर्म को जीन प्रारूप दिया गया कैपिटल आर और रिसेसिव फॉर्म रिंकल्ड के लिए जीन प्रारूप जो इसका एलील था वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया। उसी तरीके से जो कलर था
सीड का या बीज पत्रों का जो रंग था उसका जो डोमिनेंट फॉर्म था पीला और रिसेसिव फॉर्म जो था वो हरा। तो येलो डोमिनेंट फॉर्म के लिए जीन प्रारूप कैपिटल वाई लिया गया और रिसेसिव फॉर्म के लिए जीन प्रारूप स्मॉल वाई लिया गया। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि जीन प्रारूप राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई और रिसेसिव ग्रीन के लिए स्मॉल वाई को एज अ सिंबल लिया गया, जिनसे हम आगे क्रॉस करते हैं। प्योर लाइन क्रॉस मेंटेन किया गया पेरेंट के बीच। प्योर लाइन क्रॉस मतलब शुद्ध क्रॉस किया गया जो होमोजाइगस कंडीशन थी। होमोजाइगस मींस जीन प्रारूप समान थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं थी। सारे जो एलील थे जिनको जिन लेटर से रिप्रेजेंट किया गया वो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में थे। तो राउंड जो डोमिनेंट फॉर्म था उसको लिया गया राउंड येलो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। रिंकल्ड ग्रीन जिसे स्मॉल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया यहां। अब देखोगे इन्हें हमने पेरेंट कहा जो प्योर लाइन क्रॉस मेंटेन कर रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन है, इनके बीच संकरण कराया जा रहा है। आपको पता है कि संकरण में पुष्प के पुंकेसरों को अपरिपक्व अवस्था में ही काट दिया जाता है, जिससे स्वपरागण को रोक दिया जाता है। और क्रॉस पोलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन किया गया। गैमीट फॉर्मेशन युग्मक निर्माण की क्रिया, हैप्लॉइड कंडीशन आ गई, दोनों पेयर में से हाफ जीन प्रारूप गैमीट के रूप में एकत्र हुए और जब इनमें क्रॉसिंग की गई, हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन किया गया, तो जो F1 पीढ़ी का जो जीन प्रारूप मिला, F1 पीढ़ी में जीन प्रारूप हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के रूप में मिला। देखेंगे आप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के रूप में मिला। जो हाइब्रिड था हेटेरोजाइगस था, हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिली संकर और विषमजीनी कंडीशन थी जो राउंड येलो था। अब हम जानें कि राउंड येलो क्यों होगा। जैसा हमारी एनसीईआरटी बुक ने क्वेश्चन किया है कि आपने जब इनके बीच क्रॉस कराया दोनों पेरेंट के बीच, तो F1 जनरेशन में क्या आपको प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम के अनुसार कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, मीन्स राउंड इज डोमिनेंट ओवर recessive wrinkled, like that yellow is dominant over green, so that in F1 generation all the plant heterozygous round yellow। F1 पीढ़ी में सारे पौधे विषमजीनी संकर पीले और गोल बीज वाले प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी थी। अब इस F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिले हैं, विषमजीनी कंडीशन में मिले हैं, इनमें सेल्फिंग की गई, स्वपरागण किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और स्वपरागण आपको पता है कि जिसमें किसी भी तरीके की कृत्रिम विधि का उपयोग नहीं किया जाता, इन्हें क्यारियों में बोया गया और इनके द्वारा F2 पीढ़ी को ऑब्जर्व किया गया। F2 पीढ़ी में रिजल्ट को देखा गया कि F2 पीढ़ी में ऐसा क्या हुआ। तो स्वपरागण कराया गया F1 प्लांट में, और जब F1 प्लांट में स्वपरागण किया गया तो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। और F2 पीढ़ी में हमें 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं।
F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं, जिनका फिनोटिपिक रेशियो या आप कहोगे समलक्षणी अनुपात जो था वो 9331, फिनोटिपिक रेशियो 9331 के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात 9 प्लांट राउंड येलो थे, 3 प्लांट राउंड ग्रीन थे, 3 प्लांट रिंकल्ड येलो थे और 1 प्लांट रिंकल्ड ग्रीन था। अब यहां पे आपको समझना होगा कि ये रिजल्ट कैसे आया, ऐसी कौन सी प्रक्रिया हुई सेकंड जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए कि ये 4 प्रकार के हमें लक्षण मिले। तो ध्यान दोगे आप, इसी की व्याख्या के लिए, F2 पीढ़ी की व्याख्या के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को प्रतिपादित किया। F2 जनरेशन के लिए डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया। तो ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू मेंडल ने कहा कि पादपों में विभिन्न लक्षणों की वंशागत एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना, एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना वंशागत होते हैं। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता और वो वंशागत हो जाता है। और जब लक्षणों की वंशागत एक दूसरे को बिना प्रभावित हुए होती है, तो यही नियम ग्रेगर जॉन मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाया। तो ध्यान देंगे कि अब हम इस जो हेटेरोजाइगस F1 प्लांट है इस पर फोकस करते हैं, तो हम देखने को पाएंगे कि कैपिटल R और स्मॉल r 50%, कैपिटल R 50%, स्मॉल r और ठीक इसी तरीके से कैपिटल Y 50% और स्मॉल y 50% है। अर्थात कैपिटल R स्मॉल r को, कैपिटल R का जीन स्मॉल r के जीन को प्रभावित नहीं करता, ठीक उसी तरीके से कैपिटल Y का जीन स्मॉल y के जीन को प्रभावित नहीं करता, अर्थात इनका सेग्रीगेशन, इनका विसंयोजन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ध्यान देने की बात है, युग्मकों में 50% कैपिटल R, युग्मकों में 50% स्मॉल r, युग्मकों में 50% कैपिटल Y और युग्मकों में 50% स्मॉल y होते हैं। और इनका जो जीन है उसका विसंयोजन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता और वंशागत होता है। इस प्रकार ये चारों जीन जो हैं ये विसंयोजित होकर स्वतंत्र रूप से, ध्यान दीजिएगा, ये चारों जीन प्रारूप स्वतंत्र होकर, विसंयोजित होकर, स्वतंत्र होकर 4 प्रकार के युग्मक निर्माण करते हैं, 4 प्रकार का युग्मक बनाते हैं। और इन 4 प्रकार के युग्मकों का जीन प्रारूप कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा स्मॉल r कैपिटल Y, तीसरा कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y। इस प्रकार जो गैमीट फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी मिली हमें, गैमीट फॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी मिली हमें वो 1/4 यानी 25%। गैमीट फॉर्मेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/4 यानी 25% होती है। इस प्रकार पराग कणों के द्वारा नर युग्मक बनाए गए और उन पराग कणों के द्वारा जो नर युग्मक बनाए गए, उन नर युग्मकों में 4 प्रकार का युग्मक बना। और वो नर युग्मक आप देखेंगे यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक हैं, जिन सभी के जीन प्रारूप अलग अलग हैं, सभी में 25% फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बने हैं। उसी तरीके से
अंडकोश का जो बनी वो 4 प्रकार के युग्मक बनाए और उन 4 प्रकार के युग्मकों में उनका जीन प्रारूप ठीक पराग कणों के समान है, क्योंकि दोनों के बीच सेल्फिंग की गई है। हमने एक को नर मान लिया है और दूसरे को मादा माना है, और दोनों का जीन प्रारूप एक होगा युग्मक, दोनों युग्मकों का, और दोनों युग्मकों में 50% कैपिटल आर है, 50% आर है और 50% वाई है। अर्थात इनकी फ्रीक्वेंसी जो मिली वो 25% नर के लिए और 25% मादा युग्मक के लिए प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमें 4 प्रकार के युग्मक इनसे प्राप्त हुए। अब इन 4 प्रकार के युग्मकों का प्रदर्शन हम बेटा 4 प्रकार के युग्मकों का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो पुनेट स्क्वायर चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जब हम पुनेट स्क्वायर चार्ट को मेंटेन करेंगे तो हम इसमें 16 प्रकार के जाइगोट फिलअप करेंगे, 16 प्रकार के जाइगोट फिलअप करेंगे। इस प्रकार जो पुनेट स्क्वायर चार्ट बनेगा उसमें 16 डिब्बे बनाए जाएंगे और उन 16 डिब्बों में सभी के सामने आपने देखा ऊपर और बाईं तरफ आपने देखा कि इनमें नर और मादा युग्मकों को मेंटेन किया गया और इनके बीच सेल्फिंग हुई। आप देखेंगे कि प्रथम लाइन के नर युग्मक को ऊपर के प्रथम लाइन के नर युग्मक को नीचे के मादा युग्मकों के साथ आप क्रॉस कराओगे, फर्स्ट लाइन में आप फिलअप करोगे, दूसरे का ऊपर की लाइन से क्रॉस कराओगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में आप जब इनके क्रॉस को मेंटेन करके फिलअप करेंगे तो जो आपको 16 जाइगोट का जो जीन प्रारूप मिलेगा, उन 16 जाइगोट के जीन प्रारूप में आपको 9 पौधे ऐसे मिलेंगे जो राउंड येलो होंगे, 3 प्लांट ऐसे मिलेंगे जो राउंड ग्रीन होंगे और 3 प्लांट ऐसे मिलेंगे जो रिंकल्ड येलो होंगे और 1 प्लांट ऐसा मिलेगा जो रिंकल्ड ग्रीन होगा। अर्थात फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 के अनुपात में मिला, जिनमें 2 पुराने लक्षण हैं। ध्यान दीजिएगा, पुराने लक्षण कौन से हैं? आप ध्यान देंगे जो पुराने लक्षण हैं वो आपके पेरेंट कैरेक्टर हैं और पेरेंट कैरेक्टर आपका राउंड येलो है और रिंकल्ड ग्रीन है। ये 2 पेरेंट कैरेक्टर हैं और जो पेरेंट कैरेक्टर मिले वो राउंड येलो आपको 9 मिला और रिंकल्ड ग्रीन आपको 1 प्लांट मिला। तो आप देखेंगे 9 राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन 1 मिला। और 2 न्यू कॉम्बिनेशन जो हमें मिले युग्मकों के बीच संयोजन से हमें जो नया प्रारूप मिला, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मुझे मिला, उनमें नया कैरेक्टर मुझे मिला राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, जो 3 पौधों के रूप में हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार आप इनका लक्षण प्रारूप देखेंगे तो आपको पेरेंट कैरेक्टर और न्यू रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर से हमें 4 प्रकार के पौधे देखने को मिले। इन 4 प्रकार के पौधों का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पे विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनका जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, अब हम इनका जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो हम इस टेबल को यूज करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में नीचे भी उसने टेबल को मेंशन किया है कि क्रॉस के बाद आप जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालोगे। तो ध्यान देंगे, जीनोटाइपिक रेशियो को निकालने के लिए इन 16 डिब्बों में जीनोटाइपिक को आपको देखना पड़ेगा कि ये जो जीन प्रारूप हैं वो किस प्रकार से हैं, अर्थात वो होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं या आप कहेंगे समान जीन प्रारूप को आप सेलेक्ट करोगे। तो देखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इन 16 डिब्बों में आपको 1 मिलेगा। उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई के रूप में आपको 2 मिलेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई के रूप में आपको 2 मिलेंगे। कैपिटल आर, स्मॉल वाई के रूप में आपको 4 मिलेंगे। अर्थात जो 9 प्लांट आपको राउंड येलो मिले, 9 प्लांट जो आपको राउंड येलो मिले, इनका जीन प्रारूप आप निकालोगे तो 1:2:2:4 प्राप्त होगा। मैंने कई बार कंपटीशन की जो भी पेपर हैं उनमें भी देखा, अपने यूपी बोर्ड में
जो 9 पौधे प्राप्त होते हैं राउंड येलो, उनका लक्षण, उनका जीन प्रारूप पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैंने देखा, तो जो एमसीक्यू इसमें मेंटेन होता है वो आप ध्यान दोगे कि राउंड येलो का जो जीन प्रारूप होगा 1 2 2 4 होता है। अब आप बात करते हैं जो 3 प्लांट आपको राउंड ग्रीन मिले हैं उनमें कैपिटल आर स्मॉल वाई, ग्रीन के लिए दोनों वाई स्मॉल होना चाहिए क्योंकि ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर होता है, वो एक प्लांट मिला। दूसरा कैपिटल आर इज डोमिनेंट हियर एंड बोथ वाई आर स्मॉल रिसेसिव कैरेक्टर, 2 प्लांट मिला। तो आपको जो ग्रीन का जीनोटिपिक रेशियो है, राउंड ग्रीन का जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2 अनुपात के रूप में मिल रहा है आपको। ठीक उसी तरीके से जो रिंकल्ड येलो मिल रहा है, रिंकल्ड येलो को ध्यान दोगे तो आप कहोगे कि रिंकल्ड के लिए दोनों आर स्मॉल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर अगर होगा तो डोमिनेंट हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, तो दोनों आर स्मॉल में होंगे। और कैपिटल वाई एक प्लांट आपको मिल रहा है और दूसरा स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई के रूप में 2 प्लांट मिल रहे हैं। अर्थात जो 3 प्लांट आपको रिंकल्ड येलो मिल रहे हैं उनका प्रारूप जो है, उनका जीन प्रारूप जो है वो 1:2 के रूप में मिल रहा है। इसी तरीके से लास्ट सीक्वेंस पे आप देखेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई जो रिंकल्ड ग्रीन होमोजाइगस कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लांट मिलेगा, जीनोटिपिक अनुपात और फिनोटिपिक अनुपात दोनों बराबर है। अर्थात अब आप इस पे देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को देखें तो आपको पेरेंट मिल जा रहे हैं। फर्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई जो एक प्लांट के रूप में है, होमोजाइगस है। और लास्ट आप देखेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई के रूप में आपको दूसरा पेरेंट मिल रहा है जिसका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप एक है। और इनके क्रॉस से और सेल्फिंग से जो अदर टाइप के प्लांट मिले उनका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप यहां पे मैंने दर्शाया। इस प्रकार से आप इनका जीन प्रारूप यूजुअली कह सकते हो कि 1:2 2 4 1 2 1 2 1 के रूप में आपको प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे इस नियम की व्याख्या कैसे की गई। स्वतंत्र अभिवन या डाई हाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष क्या था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष इन लाइनों से आप ध्यान दोगे। पादपों में विभिन्न लक्षणों की वंशागत एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। पादपों में विभिन्न लक्षणों की वंशागत एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना वंशागत होते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना वंशागत होते हैं। जैसा आप यहां देख रहे हैं कि इन जो जीन प्रारूप हैं इनकी वंशागत युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती, वो अलग हो जाते हैं और नया प्रकार का भी संयोजन करते हैं। वंशागत अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना वंशागत होते हैं, इसे स्वतंत्र अपविहवन का नियम कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण लाइन को ध्यान देंगे। स्वतंत्र अपविहवन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन, स्वतंत्र अपविहवन दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग गुण सूत्रों पर पाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है आपके लिए। स्वतंत्र अपविहवन को दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग गुण सूत्रों पर पाए जाते हैं। अगर एक ही गुण सूत्र हैं तो वो दूर दूर स्थित होंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक ही गुण सूत्र पर हैं, होमोलोगस गुण सूत्र पर हैं तो वो दूर दूर होंगे और वैसे तो वो अलग अलग गुण सूत्रों पर पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रैट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड segregation of 1 pair of character in independent of the other pair of character। अर्थात जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े के लक्षण का विसंयोजन, तो
किसी एक जोड़े के लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, अर्थात दोनों जोड़े के जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते और वो पृथक होकर के अलग अलग प्रकार का युग्मक प्रारूप बनाते हैं और वो युग्मक अंडकोशिका और परागकण के रूप में निषेचित होकर अलग अलग प्रकार के जाइगोट बनाते हैं और उन जाइगोट के जीन प्रारूप के आधार पे हम 4 प्रकार के लक्षणों को देखने को पाते हैं, जिनका समलक्षणीय अनुपात जो फिजिकली अपीयर हो रहा था कैरेक्टर, जो फिजिकली एक्सप्रेस हो रहा था कैरेक्टर, उसके अकॉर्डिंग हमने 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे और फोकस करने की जरूरत है। अगर हम इस क्रॉस को देखें तो इस क्रॉस में आप देखने को पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लांट कितने हैं। तो राउंड प्लांट टोटल नंबर जो राउंड हैं आपके राउंड येलो और दूसरा जो आपका है वो राउंड ग्रीन, राउंड येलो और राउंड ग्रीन, यहाँ पे 9 प्लांट है और राउंड ग्रीन आपका 3 प्लांट है। उसी तरीके से आपके जो रिंकल्ड प्लांट हैं, तो टोटल रिंकल्ड प्लांट जो है रिंकल्ड येलो आपका 3 है और रिंकल्ड ग्रीन आपका 1 है। अगर हम इनको देखते हैं तो ये 12 और ये हमें 4 मिले, तो आप लिख सकते हैं कि 12:4 या आप लिख सकते हैं कि 3:1। तो देखने को एक चीज यहां पे हमें मिला, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये आपके लिए। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में को कंपैरिजन करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 था और वही रेशियो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी मिलता है। तो अगर हम इनको अलग भी कर लें तो आप देखने को पाएंगे कि यहाँ पे 3/4 प्लांट अर्थात 75% प्लांट आपको राउंड मिल रहे हैं और 75% प्लांट आपको राउंड मिल रहे हैं, तो 25% यानी 1/4 यानी 25% प्लांट और ये 75% प्लांट 75% प्लांट आपको अगर यहाँ पे येलो मिल रहे हैं तो 25% प्लांट आपको ग्रीन मिल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 3/4 यानी 75% प्लांट आपको राउंड मिलेंगे, तो वहीं 1/4 या 25% प्लांट जो है आपको रिंकल्ड मिलेंगे। तो आप इस आंकड़े से, इस डाटा के अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते हैं, जान सकते हो कि अगर हम लक्षणों को एक एक करके अध्ययन करें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, या हम 2 लक्षणों को एक साथ ले लें और उनकी आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे, तो हमें उनके F2 पीढ़ी का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो इक्वल मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा 3:1 देखने को आपको मिला कि राउंड और रिंकल्ड का जो रेशियो है वो भी 3:1 है और येलो और ग्रीन का जो रेशियो है वो भी 3:1 है। तो इस प्रकार आप इस लॉ से इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि सेकंड जनरेशन जो F2 जनरेशन है वहां पे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के जो रेशियो हैं वो एग्जैक्ट होते हैं। यहां पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा, जीनोटिपिक रेशियो आपको बहुत कई बार पूछा गया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग जीनोटिपिक रेशियो आप निकालोगे, 2-4 बार अभ्यास करोगे और साथ ही मेंडल के स्वतंत्र अपविभवन की व्याख्या कई बार पूछी जाती है। या पूछते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो यूजुअली आप बताओगे कि ऐसा क्रॉस जिसमें 2 तुलनात्मक लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया जाता है और इसके अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल करके आता है वो स्वतंत्र अपविभवन का नियम, जिसमें जो भी कारक हैं, जो जीन हैं, वो एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए
वंशागत होते हैं और इनके जो जीन होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अंत में आपको यह भी बता दूं कि मेंडल के स्वतंत्र अपविभवन के नियम की जो आलोचना हुई वो लिंग सहलग्नता के रूप में हुई। ध्यान देना है, मैं आगे आपको लिंग सहलग्नता आपको बताऊंगा, लेकिन स्वतंत्र अपविभवन की नियम की आलोचना लिंग सहलग्नता के रूप में हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्वतंत्र अपविभवन के नियम की पुष्टि हो चुकी होगी और डाई हाइब्रिड क्रॉस की व्याख्या आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में लेकर आपके लिए आ रहे हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, जिससे हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की पुष्टि करेंगे, अननोन पेरेंट का जीन प्रारूप पता करेंगे, फिर हम उसके साथ ही जेनेटिक्स की और सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स टू ऑल।